हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक स्टडी विला। आप सभी का स्वागत है इस 12th क्लास एग्रीकल्चर क्लास में। तो जैसा कि क्लास 12th एग्रीकल्चर के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की इससे पहले हम लोग 2-3 वीडियो बना चुके हैं और ये अंतिम वीडियो है। यानी इस वीडियो के से चैप्टर जो है आपका चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स समाप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करें और सभी लोगों के पास जो भी एग्रीकल्चर क्लास 12th में एग्रीकल्चर लिए हुए हैं, यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बिल्कुल निःशुल्क एग्रीकल्चर का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। हर रात को 8 बजे इस चैनल पर आप सभी को वीडियो मिलेगा एग्रीकल्चर का, और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी का भी वीडियो मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत सारे चैनल पेड कोर्स हैं, आप उनके सब्सक्राइब या जो कुछ भी है उनके लिए बहुत सारा चीज़ करते हैं। अब आपसे पेड कोर्स वाली जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री कराई जा रही है और फ्री में है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो आज का क्लास यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स यहीं पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद यानी कल 8 बजे हम लोग क्या करेंगे कि 8 बजे आप सभी का जो भी इसमें के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आपके किताब में पूछे गए हैं उन सब सारा का मैं आपको उत्तर लिखवाऊंगा और तभी सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए आइए अब हम लोग फसलों के आधार पर वर्गीकरण, मतलब बहुत प्रकार से 4 प्रकार से वर्गीकरण कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देख लें। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है आप सभी को वहाँ PDF नोट्स ये सब सारा चीज़ बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो आइए अब हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास से आप सभी को क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप समाप्त हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप जो है ये अलग अलग उपयोग के लिए इसको अलग अलग आधार पे बांटा गया है और ये सबसे फसलों के विशेष उपयोग हैं कि वो कौन सा उपयोग है। तो आइए सबसे पहले दिया गया है कि नकदी फसलें के आधार पर बांटा गया। तो नकदी फसल क्या है? इस वर्ग की फसलों को इसलिए उगाया जाता है, यानी जो फसलें नकदी में आते हैं उन फसलों को इसलिए उगाया जाता है कि इसे बेचकर किसान अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुरंत धन कमा सके। यानी नकदी मतलब नगद, बिल्कुल नगद। आप उसी वक्त उसको बेचकर उसके लिए यानी वो डिमांड में फसल होनी चाहिए और उस फसल के ऐसी डिमांड कि जिसे पैसे देने के लिए उस समय नकदी यानी नगद हो जाए। तो नगद यानी आलू है, गन्ना, कपास, तंबाकू, मिर्च इत्यादि ये सब नकदी फसल में आती हैं। तो नकदी फसलें वैसी फसलें जिसको तुरंत बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। अनर्थवर्ती फसलें, जब मुख्य फसल असफल सिद्ध होती है तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसलें आगामी दूसरी मुख्य फसलें को पकड़ने के लिए उगाई जाती है। यानी अंतर्वर्ती फसलें, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कोई एक फसल असफल सिद्ध हो जाती है, यानी उसकी पैदावार अच्छे से नहीं हुई तो अचानक किसी न किसी रूप से उस फसलें को दूसरे मुख्य फसल से क्या किया जाता है कि दूसरा मुख्य फसल उसको उगाया जाता है ताकि उस मुख्य फसल जो बर्बाद हो चुकी है, असफल होगी, उसका ये कर सके। बुआई के बीच किसी कारण खेत अधिक समय खाली रहता है तो उस बीच कम अवधि में तेजी से तेजी तैयार होने फसलें को उगाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब खाली रहे और जब मुख्य फसल आने की समय आए तब तक कोई ना कोई फसल को हम लोग उगा ले। जैसे उस फसल को अनवर्ती फसलें कहते हैं, जैसे मूंग है, उड़द है, सावा, चीना, तोरी इत्यादि ये सब फसलें जो हैं ये सब अंतर्वर्ती फसलें में आती हैं। अब देखिए सुरक्षा सीमा रोधी फसलें, अब ये कैसे हैं? सुरक्षा यानी बॉर्डर पर, बॉर्डर, कुछ फसलें खेत के बॉर्डर सीमा के रूप में या जंतुओं के सुरक्षा के लिए मुख्य फसल के चारों ओर बॉर्डर के रूप में उगाई जाती हैं। रोधी फसलें हवा की गति को भी कम करती हैं, जैसे कुसुम यानी सैफ्लोर। ऐसी फसलें प्राय क्या होती हैं? कांटेदार होती हैं। चने के खेत में चारों ओर कुसुम इसी उद्देश्य से लगाई जाती है। ये प्रकार का जो चने के खेत में लगाई जाती है क्योंकि प्रायः कांटेदार होती है और ये चारों तरफ से ताकि वो सुरक्षित रहे
वो फिर वैसी फसलें जानवरों से किसी प्रकार से जो भी है क्या है रोधी फसलें हैं सुरक्षित रहती हैं। उन फसलों को कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बॉर्डर यानी खेत के जो भी आरी हम लोग कहते हैं उसके चारों तरफ क्या हुआ है कि एक सेफ्लोर है, कुसुम नाम का फसल है जो कि क्या है कांटेदार होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करते रहेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। और आगे के जो चैप्टर हैं उस चैप्टर को हम लोग नोट्स से करेंगे, ऐसे जो कि ये बुक का आपके बुक का सारा नोट्स है, ऐसे नोट्स नहीं, एक नोट्स अलग नोट्स के माध्यम से करेंगे। और नोट्स बहुत ही इजी वे में और ही अच्छे से रहेगा, ताकि आपको और ही आकर्षक लगे और आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो आइए आगे पढ़ते हैं। कीट आकर्षक फसलें। अब ये ऐसी फसलें होती हैं जो कीट को क्या करती हैं, आकर्षक करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। यानी मुख्य फसल की कीटों से बचाने के लिए ऐसी फसल को उसके चारों तरफ लगाकर मृदा जनित हानिकारक जीव जैसे परजीवी, खरपतवार, कीट पतंग को फंसाया जाता है। ये ऐसी फसलें होती हैं कि जो भी खरपतवार और जो भी कीट किसी फसल को खाती रहती हैं, तो ये जो ट्रैप क्रॉप्स हैं ये उसे अपनी तरफ खींच लेती हैं। जैसे मुख्य फसल कपास के चारों तरफ भिंडी लगाकर कॉटन रेड बग का नियंत्रण, तंबाकू मोरविंग का आलू परिवार मिर्च के पौधा द्वारा नियंत्रण, लाल गेंदा फूल के पौधा द्वारा टमाटर, फूल गोभी और डायमंड पैक के मूत का नियंत्रण। ये सब क्या किया जाता है, एक न एक पौधे के लिए उसका कुछ अन्य पौधा लगाया जाता है, ताकि जो मुख्य फसल है उस मुख्य फसल को कीड़े मकोड़े ना खाकर किसी अन्य फसल को खा लें या कुछ अलग कर लें, ताकि ट्रैप फसल वो हो। कीड़े मकोड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन मुख्य फसलों से कीड़े मकोड़े नहीं जा पाते हैं और कुछ जो फसलें होते हैं उन पर वो जाकर उन चीज़ों को खाते हैं। आइए और हम आगे जानते हैं और आवरण फसलें के बारे में जानते हैं। आवरण फसलें यानी कवर क्रॉप्स, कवर यानी कवर किसी चीज़ का। अब इससे आप समझ सकते हैं। अब इस प्रकार की फसलें जो हैं भूमि को अच्छी तरह से ढक देती हैं, जिससे पानी एवं हवा से होने वाली अप्रदन या क्षरण से बचाव हो जाता है। ऐसी फसलों को वनस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है और मिट्टी के ऊपर एक आवरण बनती है। ऐसी फसलें मुख्य के आवरण बनती है। इसकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती हैं, जिससे वर्षा एवं हवा के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है। जैसे मूंग है, उड़द है, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, शकरकंद, पैरा घास, ये सब सारी जो हैं ये सब आवरण फसलें कहलाती हैं। ऊर्जा फसलें जो एनर्जी, तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जैसे इथानॉल है, एल्कोहल है, इसकी खेती की जाती है। ये ऊर्जा फसलें हैं, जैसे जट्रोफा, मक्का, आलू, टपियोका, गन्ना। काष्ठ फसलें यानी वुड्स क्रॉप। काष्ठ का निर्माण जिम्नोस्पर्म एवं द्विबीजपत्री पौधों के स्तंभों में कैम्बियम की सक्रियता से उत्पाद काष्ठ सबसे महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग ईंधन, फर्नीचर, वुड यानी लकड़ी, ईंधन, फर्नीचर, भवन निर्माण, कागज तथा रेयान उपयोग उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त काष्ठ में से फाइबर, कागज, स्नेहक, मोटर, गाड़ियों के तेल, साबुन, पशु आहार एवं अन्य लाभदायक वस्तुएं प्राप्त होती है। काष्ठ के मुख्य पौधे शीशम, साल, सगौन, गमहर, कटहल, काल, सीरिस, तून, पोपुलस, आम, जामुन, अखरोट, शहतूत, विलो हैं। ये सब सारे फसल जो हैं काष्ठ फसल कहलाते हैं। तो ये सब सारे फसल हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम ये पेड कोर्स नहीं है, यानी आपको कोई प्रकार से पैसा शुल्क नहीं लग रहा है, तो कम से कम आप शेयर जरूर कीजिएगा और शुरू से लेकर वीडियो अंत तक देखिएगा। आप तो इतना कर ही सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी ये वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और बहुत प्रकार के अन्य चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आप ऐसा जब करेंगे और प्रेरित करेंगे तो ही मैं आगे के चैप्टरों को ऐसे ही लाइन बाई लाइन रोज़ प्रतिदिन बनाते रहूँगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते और फुल वॉच नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, स्किप कर देते हैं, जिसके कारण
मैं 1 दिन या 2 दिन कभी कभी ब्रेक लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्लास रेगुलर चले, बस स्टूडेंट वैसे पढ़ने वाले होने चाहिए। आइए अब आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं हरी खाद की फसलें। अब ये फसलें ऐसी हैं जो हरी खाद की हैं। हरी खाद की फसलों तथा कुछ समय तक उगाने के बाद नेत्रजन की बढ़त के लिए मिट्टी में दबा दिया जाता है। यानी हरी खाद की फसलें ऐसी फसलें हैं कि जो फसल उग जाने के बाद इनको क्या किया जाता है कि जो भी इसके नेत्रजन है वो जो बच जाते हैं, इनको उसी फसल में दबा दिया जाता है। दलहनी फसलों को ही अधिकतर हरी खाद के लिए उगाया जाता है। संचयी ढैंचा, मूंग, उड़द, लोबिया इत्यादि इस वर्ग की मुख्य फसलें हैं। तो ये सब था विशेष उपयोग के आधार पर। अब हम लोग विशेष फसलों का पारिस्थितिक के आधार पर वर्गीकरण करेंगे और जानेंगे। तो फसलों के परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण है इन फसलों के पौधों एवं बाहरी आंतरिक संरचना पर उनके वातावरण का प्रभाव होता है। पौधों में स्वयं को वातावरण में समायोजन करने की सामर्थ्य होती है, जिससे अनुकूलन की क्षमता कहते हैं। यानी पौधों में स्वयं को वातावरण में जो भी चीज चल रहा है उसको अपने योग्य सामर्थ्य करने की योजना होती है, उस चीज से वो ढल जाते हैं, एडेप्टेशन होती है, तो इसलिए उनको अनुकूलन की क्षमता कहते हैं। अनुकूलन का मतलब होता है कि पौधों के वो विशेष बाहरी तथा आंतरिक संरचनाओं के विकास जिससे वातावरण विशेष में पौधों की वृद्धि करने, फलने फूलने तथा प्रजनन के लिए पूर्ण सक्षमता प्राप्त होती है और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। तो उन्हें हम ये सब चीज़ जो है परिस्थिति के आधार पर उन लोग का वर्गीकरण किया जाता है। अब फसलों के परिस्थिति के आधार पर उन्हें अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। आइए कुछ वर्गीकरण जो दिया गया है उन वर्गीकरण को हम लोग पढ़ लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्रॉप, हाइड्रोफाइट्स यानी पानी, ये फसल बहुत अधिक पानी वाली जगहों पर पाई जाती है। ध्यान रहे, बहुत अधिक पानी पाई जाने वाली। इनमें कुछ भाग तथा जड़ प्रकंद आदि पानी के संपर्क में रहते हैं। कुछ भाग जो रहते हैं आप देखे होंगे कि कहीं तालाब में, कहीं नाले मतलब या जो कहीं पर तालाब रहता है पानी का जमाव ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर सिंघाड़ा जो फल एक होता है, पानी फल जिसे हम लोग कहते हैं, और वो एक फल होता है। तो उस फल को क्या होता है कि उसकी ऊपरी पत्तियां बहुत ऊपर रहती है और सारे जो जल के उसके जड़ जो होते हैं नीचे रहते हैं और उसी में फल लगा रहता है। तो कुछ ऊपर कुछ नीचे रहते हैं। जैसे सिंघाड़ा है, कमल, कमल भी वैसा ही है। उसके फूल, पुष्प या पत्तियां जो पानी से तले रहती हैं और पुष्प ऊपर की तरफ रहते हैं। तो ये सब जलोद्भिद फसलें हैं, यानी हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो यानी जल। अब ये हैं जेरोफाइट्स शुक्कोभिद, यानी ये क्या होते हैं, सूखे। सूक्ष्म मतलब सूखे। ये फसलें बहुत ही सूक्ष्म वातावरण भूमि में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में या तो पानी कम होता है अथवा होता ही नहीं है। यहाँ पानी होता ही नहीं है। जैसे आप सभी देखे होंगे, जैसे कि नागफनी हम लोग कैक्टस कहते हैं, तो कैक्टस मरुस्थल में पानी नहीं होता है तब पर भी हो जाता है। तो ये सब सारा चीज। अब है मेसोफाइट्स। मेसोफाइट क्या है, मध्यमविद, यानी ना पानी ज़्यादा ना ये जो कुछ भी है, यानी मध्यम है। ये फसलें सामान्य वातावरण एवं भूमि में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ना तो पानी कम होता है ना ही प्रकाश की कमी होती है। जैसे धान है, गेहूं है, आम है, चना है, सरसों है, शीशम है, गुलाब है, इनके बहुत ही उदाहरण है। ये सब जो है मधोभिद में पाए जाते हैं। अब है लवणोभिद, जो कि मिट्टी। ये फसलें विशेष वातावरण भूमि में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जल एवं पानी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट जैसे लवण की अधिक होती है। ये कहाँ होती है, तो मुंबई, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के समुद्र तटीय वेलाचुली अनुप वनों में के मैंग्रोव वनस्पति इसके उदाहरण है। अब कृषि के महत्व पर इनका वर्गीकरण देख लीजिए कि जो कि कृषि के महत्व पर बीज आकार, फसल की मांग, मृदा उर्वरता, जलों के बढ़ाव आदि के आधार पर किसानों के हित में इस वर्गीकरण किया गया है। तो ये वर्गीकरण बीज का आकार है, जो कि बीज का आकार बुआई की गहराई का संबंध बीज के आकार से होता है।
मोटे बीज गहराई एवं छोटे बीज कम गहराई नमी पहुँच जाते हैं। जो भी मोटे बीज होते हैं उसको क्या होते हैं, हम नमी यानी जो मिट्टी का होता है उसके और नीचे हम करते हैं, डीप तक ले जाते हैं। जो छोटे बीज रहते हैं उसको हम ऐसे ही डाल देते हैं, यानी ऊपर ही तक ही। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए तो ये सब सारी चीज़ छोटे बीज वाली फसल भी होती है, जैसे गोभी है, बरसिए, सरसों है। मध्यम आकार के गेहूँ, जौ, धान, जई, ज्वार। बड़े बीज वाली फसलें हैं मक्का, मटर, चना, कपास, अंडी। जड़ों की गहराई में जाने वाली फसलें हैं। मिश्रित खेती एवं फसल चक्र के फसलों के चयन में अलग अलग गहराई के पोषक तत्वों, नमी के अवशोषण के आधार पर फसलों का चयन किया जाता है। कम गहराई वाले फसलों के साथ ज़्यादा गहरी जल वाली फसल को फसल चक्र में रखकर बेहतर नमी एवं पोषक तत्वों का प्रबंधन प्राप्त होता है। जड़ों के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 2 भाग में किया जाता है। अब ये फसल के वर्गीकरण है उथली जड़ वाली फसलें, गहरी जड़ वाली फसलें। तो ये बहुत प्रकार की ऐसे ही फसलें हैं जिनमें से अब सिर्फ आप सभी को इसको पढ़ना है। अब यहाँ तक ही सारे जो हैं चैप्टर समाप्त हो जाते हैं। तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ये मैं पीडीएफ आप सभी को भेज दूंगा और नीचे का जो पैराग्राफ है ये सब पढ़ लीजिएगा। ये सब पैराग्राफ समझने के लिए नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, पढ़ने योग्य हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें और वहाँ पर आप सभी को पीडीएफ मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। धन्यवाद।